तो चलिए आज के क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए। दोस्तों आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है जो कि 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच है। याद रखिएगा 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच है और आपका एग्जाम डेट मात्र 20 दिन बचा है। याद रखिएगा एग्जाम में आपका मात्र 20 दिन बचा है, तो आप सभी लोग तैयारी को एकदम जोड़ तोड़ से कीजिए, तैयारी एकदम जोड़ तोड़ से कर दीजिए। याद रखिएगा और याद रखिएगा तो हम इस क्लास में आपको कराएंगे, इस क्लास में हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर। याद रखिएगा पिछली बार 2025 में जो कि 32,000 पर भर्ती था, उसी का जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर आप सभी को करा देते हैं। प्रीवियस ईयर मात्र 20 दिन में आप सभी को प्रीवियस ईयर करा देते हैं और पिछली बार 27 तारीख से चालू हुआ था। याद रखिएगा पिछली बार 27 तारीख से एग्जाम चालू हुआ था, तो 27 तारीख का 3 शिफ्ट में हुआ था। डेली 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। याद रखिएगा तो 27 तारीख को 3 शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो तीनों शिफ्ट में जो साइंस पूछा गया है 25 प्रश्न पूछा जाता है, साइंस का 25 प्रश्न पूछा जाता है। तो तीनों शिफ्ट मिलाकर 75 प्रश्न होता है। याद रखिएगा तीनों शिफ्ट मिलाकर 75 प्रश्न होता है, तो 75 प्रश्न को आज हम सभी लोग देखने वाले हैं। और याद रखिएगा आपको तीनों शिफ्ट का डेली क्लास मिल जाएगा। याद रखिएगा आज 27 तारीख का होगा और अगले दिन 28 का होगा, आपको डेली मिल जाएगा। याद रखिएगा और याद रखिएगा एक बात और, आप सभी लोग प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर आप सभी लोग जरूर करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा और एक बात याद रखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ सकेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखिएगा ये एक रियल प्रश्न है, याद रखिएगा रियल प्रश्न है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न साइंस का है। देखिएगा पहला प्रश्न साइंस का है, कहता है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा ये फिजिक्स का प्रश्न है, नोमरिकल है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में नोमरिकल से 1 से 2 प्रश्न रहने वाला है। याद रखिएगा नोमरिकल से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा 2 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल रहेगा आसान रहेगा। याद रखिएगा तो पहला प्रश्न कहता है, तो याद रखिएगा इसमें u बराबर देल है 0। याद रखिएगा प्रारंभिक वेग 0 है और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। याद रखिएगा 3 सेकंड दिया हुआ है और g का मान 10 लेना है। याद रखिएगा त्वरण, इसी को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा 10 लेना है, 10 लेना है तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा प्रारंभिक वेग अंतिम वेग पूछ रहा है यानी v बराबर पूछ रहा है, तो v बराबर होता है क्या, याद रखिएगा u प्लस 80 होता है, या जीटी भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। याद रखिएगा u बराबर v बराबर u प्लस जीटी, या g के स्थान पर a भी लिख सकते हैं, a को ही त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा तो v बराबर निकालना है तो u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान 0 है। याद रखिएगा और g का मान कितना है, g का मान 10 है और टाइम कितना है 3 है। तो याद रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 10 या 30 हो जाएगा। याद रखिएगा तो 0 प्लस 30 जोड़िएगा तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा अंतिम वेग यानी v बराबर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा 30 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया था कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। तो याद रखिएगा साबुन का काम है कपड़ों से तेल, गंदगी और ट्रैप को हटाना। याद रखिएगा सटीक आंसर इसको डी हो जाएगा। याद रखिएगा सटीक आंसर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा जल की ए में क्या कहता है, जल की कठोरता को कम करता है, ये गलत है। जल से फेन उत्पन्न करना ये भी गलत है। जल के पृष्ठीय तनाव में वृद्धि करना ये भी गलत है। लेकिन कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना साबुन के मार्जन का क्रिया का काम है। याद रखिएगा चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो याद रखिएगा मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। याद रखिएगा
किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, इसका व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर प्रश्न कहता है, याद रखिएगा और याद करते चलिएगा किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी को पता चलेगा। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थमा मुक्त श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, याद रखिएगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निर्कासित की जाती है? तो लोहा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देने, ऐसा कारण क्या है? तो ये कारण है प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देता है, इसका कारण है क्या? प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जब जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो खंडी भवन के द्वारा, याद रखिएगा, विखंडन या खंडी भवन के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि क्या होता है जब जिंक को क्षण की जलीय कॉपर सल्फेट में विनियल रखा जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन की नील रंग को फीका पड़ जाता है, याद रखिएगा। जब जिंक को क्षण को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक कहता है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता नहीं, ये बात गलत है, याद रखिएगा, ये बात गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन एक सही है, याद रखिएगा, केवल कथन एक सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग देखते चलिएगा किस तरह से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो लेयर है, याद रखिएगा, लेयर है, क्या है? लेयर है, याद रखिएगा। ये एक तरह का पोल्ट्री पक्षी है, याद रखिएगा, एक तरह का पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कोशिका विभाजन की किस विधि के द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों से विभाजन किया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों को से विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक ध्वनि तरंग को, चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए फिर नॉमरिकल कहा गया है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, याद रखिएगा, आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिएगा टी बराबर होता है, समय बराबर होता है 1/, आवृत्ति होता है। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से सूचित किया जाता है। तो 1/f होता है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, टी बराबर पूछ रहा है, तो 1/f होता है। तो 1 और एफ का मान कितना दिया हुआ? आवृत्ति, एफ को आवृत्ति कहते हैं, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो याद रखिएगा 1/50 कितना होता है? तो 0.002 होता है, याद रखिएगा 0.002 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया जो प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो लैंगिक जनन, याद रखिएगा, लैंगिक जनन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह
प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान समान अनुपात में होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत करता है? तो पहला ऑप्शन ए कहता है अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार, ये गलत है, याद रखिएगा। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, यह देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक समान वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार इस पर चलने वाला, जैसे पंखा गोल गोल घूमता है ना, पंखा गोल गोल घूमता है, घड़ी की सुई चारों पेटी समान दिशा में घूमता घूमता, ये होगा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा, याद रखिएगा। जैसे पंखा घूमता है चारों पेटी एक वृत्त की तरह, चारों पेटी घूमता है और घड़ी भी घूमता है, तो ये कुल एक वृत्तीय समान गति का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी लोग तो जानते होंगे, हरित उत्तक कोलेन कायमा, याद रखिएगा हरित उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न देखिए फिर न्यूमेरिकल है। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है? तो शक्ति को पी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा शक्ति को पी से सूचित करते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा भी स्क्वायर बटा आर होता है, मतलब वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम होता है। तो वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ, याद रखिएगा 220 दिया हुआ है, तो 220 का स्क्वायर 220 गुने 220 हो जाएगा, याद रखिएगा। और नीचे 44, याद रखिएगा नीचे 44। तो याद रखिएगा बाय दूनी 44 दो पच्चे 10, याद रखिएगा बाय दूनी 5 मरती में 44 220 को 5 मरती में काटेगा तो 220 गुने 5, तो बाय पन दो होतल से 1100, याद रखिएगा बाय पन दो होतल से 110 एक जीरो और, तो 1100 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और इसका सूत्र है पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, इसी पर यह प्रश्न बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गतिमान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति को कौन सा गुण इसके त्वरण से शून्य होने से रोकता है? तो याद रखिए गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होते रहता है, याद रखिएगा। वृत्तीय गति पर याद रखिएगा, वृत्तीय गति पर याद रखिएगा एक बात को, वृत्तीय गति पर वेग का मान निरंतर बदलता रहता है, याद रखिएगा। वेग यहाँ पर बदलता रहता है, वेग एक समान नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा। एक वृत्तीय गति पर वेग एक समान नहीं रहता है, बदलते रहता है बार बार, याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल को खुली जगह में धातु में प्लेट जला दिया जाता है? तो यह धातु प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनाना में क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा लक्षणों को वंशागति के लिए, याद रखिएगा वंश आगे बढ़ाना है तो प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनाना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता? तो याद रखिएगा मछलियों का पालन ये सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। अगला प्रश्न है क्लोरीन एक आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा समस्थानिकों
रासायनिकों की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये 27 तारीख पिछले बार 27 नवंबर में पूछा गया प्रश्न, ये फर्स्ट शिफ्ट का था। याद रखिएगा फर्स्ट शिफ्ट था। अब हम सभी लोग सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे। अब हम सभी लोग सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट का पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ये 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का है। याद आप सभी लोग देख सकते हैं ये सेकेंड शिफ्ट का है, जो कि सेकेंड शिफ्ट 12:45 से 2:15 तक चलता है। सेकेंड शिफ्ट 12:45 से 2:15 तक चलता है। याद रखिएगा 12:45 बजकर 2:15 तक चलता है सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट में किस तरह से साइंस का प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न कहता है आप सभी लोग देख सकते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा ये संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लैंगिक जनन होता है तो माता पिता का डीएनए संयुक्त होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा प्रतान का उपयोग करता है। याद रखिएगा प्रतान का उपयोग करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद पकड़ते समय अपने हाथों के पीछे की ओर खींच लेता है। तो याद रखिएगा जब खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते हैं तो वो अपना हाथ पीछे की ओर करता है। याद रखिएगा वो अपना हाथ पीछे की ओर करता है, यानी बल कम लगेगा। जब पीछे हाथ करेगा तो बल कम लगेगा। याद रखिएगा बल कम लगेगा। याद रखिएगा बल कम लगेगा। याद रखिएगा मतलब उस पर चोट कम लगेगा। याद रखिएगा उसके हाथों में चोट कम लगेगा और समय ज्यादा लगेगा। एक बात याद रखिएगा समय ज्यादा लगेगा। याद रखिएगा समय बहुत ज्यादा लगेगा और बल कम लगेगा। इसी बल कम लगेगा और समय ज्यादा लगेगा, इसी कारण वो हाथ नीचे पीछे की ओर खींच लेता है। याद रखिएगा तो पहला ऑप्शन कहता है कि संगठन के समय बढ़ने के लिए ताकि हाथों का लगने वाला बल कम हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंद आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे करता है तो बल कम लगेगा और समय ज्यादा लगेगा। याद रखिएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जंतुओं के संयोजी उत्तक बसा कोशिकाएं लेवुलस में व्यवस्थित होती हैं, जो जो कोलेजन और इलास्टिन तंतु के विभाजन द्वारा पृथक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आप लोग देखते चलिएगा किस तरह से पिछले बार पूछा गया था। याद रखिएगा पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। अल्ट्रासाउंड का कौन अनुप्रयोग नहीं है। तो याद रखिएगा नियमित श्रवण परीक्षण। याद रखिएगा ये अनुप्रयोग नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि धातुओं का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। याद रखिएगा धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। ये धातुओं का संक्षारण का एक प्रक्रिया है। आप सी लोग याद कर लीजिएगा आप सी लोग याद कर लीजिएगा याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष के रूप में सही रूप से दर्शाता है। याद रखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति संबंध में मेंडल के निष्कर्षण को सही रूप में दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्रत्येक विशेषक को दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस दाब बढ़ने का परिणाम है। तो अंतःकण स्थानों में कमी। याद रखिएगा जब दाब बढ़ेगा तो अंतःकण स्थान में कमी होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। याद रखिएगा ये
न्यूमेरिकल का प्रश्न है, याद रखिएगा। अब भूतल तक पहुंचने में उसका द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का उपयोग कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा। ये ऊंचाई का हम, तो h बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। हाफ जी टी स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जब इसमें जिसमें ऊंचाई दल रहेगा तो ये फार्मूला लगाना, याद रखिएगा। ऊंचाई दल रहेगा तो ये फार्मूला लगाना। h बराबर होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना दिया हुआ है, तो याद रखिएगा एच का मान 78.4 दिया हुआ है, याद रखिएगा। 78.4 दिया हुआ है, याद रखिएगा। यू मतलब प्रारंभिक वेग, याद रखिएगा। यू मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग 0 है, याद रखिएगा। प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 से टी में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। यूटी का मान 0 है तो जी गुने टी तो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जी का मान कितना लेना है, तो 9.8 लेना, 9.8 लेना है, याद रखिएगा। 9.8 लेना है और टी स्क्वायर, तो जब 2 से काटिएगा 9.8 को तो कितना बचेगा, 4.9 बचेगा, याद रखिएगा। 4.9 बचेगा, याद रखिएगा। तो 78 और 4.9 इधर है, याद रखिएगा। 4.9 इस साइड है तो इस साइड आएगा, तो 78.4 बटा 4.9, याद रखिएगा। 4.9 बराबर टी स्क्वायर, याद रखिएगा, बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। 78.4 को 4.9 16 मरती में काटेगा, याद रखिएगा। 16 मरती में काटेगा, याद रखिएगा। तो टी स्क्वायर है, इधर 16 है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। टी एन स्क्वायर में है तो इधर रूट में हो जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा, तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जिसमें ऊंचाई दल रहेगा तो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना आपसी को बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई का नई पहल का हिस्सा है, तो वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, ये सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध मूल का 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। उसका प्रतिरोध मूल का 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो लकड़ी का जलना, याद रखिएगा। लकड़ी का जलना रासायनिक ऊर्जा है, लकड़ी का जलना रासायनिक ऊर्जा है और इसे उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, याद रखिएगा। लकड़ी का जलना रासायनिक ऊर्जा है और ये उष्मा में परिवर्तित, जब लकड़ी जलेगा तो उष्मा ही मिलेगा, याद रखिएगा। कोयला जलेगा तो उष्मा मिलेगा, लकड़ी जलेगा तो उष्मा मिलेगा, मैग्नीशियम जलेगा तो उष्मा मिलेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कितना आसान है। 40 18 आर्गन है, याद रखिएगा। ये आर्गन है, याद रखिएगा। ये आर्गन है, ऊपर में द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं। ए आर मतलब आर्गन है, याद रखिएगा। ए आर मतलब आर्गन है, याद रखिएगा। आर्गन का संकेत ए आर होता है और परमाणु संख्या इसका 18 है और द्रव्यमान संख्या 40 है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40 है। और एक और दिया हुआ कैल्शियम, याद रखिएगा। एक कैल्शियम दिया हुआ, कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, याद रखिएगा। 40 होता है और परमाणु संख्या 20 होता है, याद रखिएगा। तो देखिए आपसे लोग देख सकते हैं कि जब ऊपर सेम रहेगा, जब परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर रहेगा, जब परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर रहेगा तो उसे संभारी कहते हैं, याद रखिएगा। उसे संभारी कहते हैं, याद रखिएगा। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संभारी कहते हैं। जब परमाणु द्रव्यमान बराबर रहेगा तो उसे परमाणु, देखिए यहां से 3 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनेगा जब परमाणु द्रव्यमान बराबर रहेगा तो उसे संभारी कहते हैं। अगर आप लोग, और दूसरा प्रश्न बनता है कि अगर परमाणु संख्या बराबर रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानी कहते हैं। अगर ये बराबर हो जाता, ये तो बराबर नहीं है लेकिन बराबर हो जाता तो इसे समस्थानी कहते हैं। और एक होता है समनिट्रॉनिक,
एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के बीच के अंतर को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर 40 और 18 का अंतर सेम और 40 और 20 का अंतर सेम आ जाएगा तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक पौधों को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ है और कमजोर दिख रहा है, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे संभावित कारण हो सकता है कि जाइलम के माध्यम से जल चलन अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया है। जाइलम के माध्यम से जल का चलन अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया होगा। याद रखिएगा, भोज पदार्थ, भोज पदार्थ कौन देता है? तो भोज पदार्थ फ्लोएम देता है और पानी कौन देता है? तो जाइलम देता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन को वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगों को निर्माण करना कारण बताता है? तो यह है संयोजकता और श्रृंखलन दोनों। याद रखिएगा, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन दोनों याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऐस को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं ऐस के किन गुणों के बीच पर अंतर आधारित है? तो याद रखिएगा, रासायनिक या भौतिक गुणों पर अंतर है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच समानता क्या है? तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच का अभिक्रिया का समानता है सोडियम क्लोराइड बनाता है। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और इसकी एसआई इकाई में संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये गलत है। आयतन का मीटर क्यू होता है, ये गलत है। मीटर क्यू होता है। दाब का पास्कल होता है, ये भी गलत है। तापमान का ऊर्जा होता है, तापमान याद रखिएगा, तापमान का केल्विन होता है, सॉरी तापमान का केल्विन होता है, ये भी गलत है। तो घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ये सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि एक भारी लकड़ी के गुटके किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है तो लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो पहले तो ब्लॉक खिलता नहीं है। चलिए, पहले तो ब्लॉक खिलता नहीं है। दूसरा है फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसल शुरू कर देता है। तो ये दूसरा पहले ब्लॉक नहीं फिसलेगा, एक नंबर में ही हो जाएगा। फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, तो ये 2 नंबर पर हो जाएगा। और तीसरा नंबर में अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा है तो वह अस्थिर वेग से चलता है, तो ये तीसरा नंबर पर है। तो याद रखिएगा, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस का अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा, अपसारी, याद रखिएगा, अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा, अपसारी कहते हैं। अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से जल को ग्लूकोज के द्वारा हटाया जाता है। ग्लूकोज से जल को हटाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक कोशिकीय जीव का समान अनुवांशिकी सामग्री वाले 2 बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बाइनरी विखंडन कहा जाता है। याद रखिएगा, बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि जब किसी जीव को कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, मतलब पहले प्लाज्मा झिल्ली रहेगा। याद रखिएगा, पहले प्लाज्मा झिल्ली रहेगा, इसके बाहर कोशिका भित्ति रहेगा। याद रखिएगा, इसके बाहर कोशिका भित्ति रहेगा। याद रखिएगा आप सभी लोग। और याद रखिएगा, पादप में कोशिका भित्ति खाली पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? चालक का तापमान बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। चालक का लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न कहता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाता है कि वस्तु लेंस की बाईं ओर हो। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु बाईं की ओर हो। तो ये था सेकेंड शिफ्ट का 25 प्रश्न, याद रखिएगा। 27 नवंबर का 25 प्रश्न था सेकेंड शिफ्ट का। तो अब चलते हैं हम सभी लोग थर्ड शिफ्ट में। अब हम सभी लोग चलते हैं थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सब लोग थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। 27 नवंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। थर्ड शिफ्ट 4:30 बजे से 6 बजे के बीच होता है। थर्ड शिफ्ट 4:30 बजे से 6 बजे के बीच होता है। तो हम सभी लोग फर्स्ट फर्स्ट को देख चुके हैं, सेकेंड को भी देख चुके हैं और थर्ड को देखने वाले, थर्ड शिफ्ट को देखने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। तो चलिए थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न कहता है, थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? तो ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन संतृप्त है, याद रखिएगा। ब्रोमोप्रोपेन संतृप्त है, याद रखिएगा। बाकी असंतृप्त है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ब्यूटेन में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिएगा। ब्यूटेन में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होता है। आप सभी लोग रट लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीय होती है? याद रखिएगा, सबसे अधिक अम्लीय नींबू के रस में होता है, याद रखिएगा। नींबू का रस का पीएच मान लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है, याद रखिएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान 2 पॉइंट कुछ होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2.2 होता है लगभग, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? तो गैस में गैस सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। गैस में गैस ज्यादा विसरण दर्शाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच का संबंध क्या है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुने समय होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि इसमें बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है, याद रखिएगा। बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की कार्य करती है, याद रखिएगा। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि इसमें बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। और याद रखिएगा जो व्यक्ति बंदूक चलाती है वो पीछे की ओर उससे धक्का देता है, व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का मिलता है, याद रखिएगा। यानी इसमें न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, याद रखिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक का परत विलेपन शामिल है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। जब किसी लोहे पर जिंक का परत चढ़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम गैल्वेनीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। गैल्वेनीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समानतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो तृतीय उपभोक्ता सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्पादक, उसके कम प्राथमिक उपभोक्ता, उसके कम द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? तो याद रखिएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 5 कूलम आवेश को 15 विभवांतर के वाले 2 बिंदुओं पर
ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो कार्य W बराबर क्या होता है? याद रखिएगा कुलाम, कुलाम गुने कुलाम को क्यू से सूचित करते हैं, याद रखिए कुलाम को क्यू से सूचित करते हैं या सी से भी सूचित कर सकते हैं, याद रखिएगा क्यू गुने भी हो गया भिवांतर, याद रखिएगा भिवांतर हो गया। तो क्यू का मान है 5 और भिवांतर का मान है कितना? 15। तो 15 पचे 75 जूल, याद रखिएगा 75 जूल हो जाएगा, 75 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य इसमें वर्ग पूछ रहा तो वर्ग का एसआई मात्रक जूल होता है तो जूल लग जाएगा तो 75 जूल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों को मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो ब्रायोफिलम, याद रखिएगा ब्रायोफिलम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु द्वारा प्रतिबिंब दूरिया किस सूत्र पर संबंधित है? तो याद रखिएगा एम बराबर वी बाई यू होता है, वी बराबर यू होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए आवर्धन बराबर वी बटा यू होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो जल अपने पात्र की आकृति के ग्रहण कर लेता है, याद रखिएगा जब किसी प्रखनली में याद रखिए एक तरह का ये प्रखनली, याद रखिएगा एक तरह का ये प्रखनली है, याद रखिएगा एक तरह का प्रखनली है, एक तरह का प्रखनली है, याद रखिएगा एक तरह का प्रखनली है, याद रखिए एक तरह का प्रखनली है। तो इसमें जल आप डालिएगा तो जल क्या है? द्रव है, याद रखिएगा जल क्या है? तो जल एक द्रव है, याद रखिएगा। तो इसमें डालिएगा तो जिस तरह से बर्तन रहेगा उसी तरह से वह आकार ले लेगा, जिस तरह से बर्तन रहेगा उसी तरह से जल वो अपना आकार ले लेगा। तो इसका पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है, आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन इसकी आकृति बदल जाता है। जिस तरह से बर्तन रहेगा उसी तरह आकृति में आ जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं, गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है और कोई आयतन भी निश्चित नहीं होता, याद रखिएगा कोई आयतन भी निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा जिस तरह के बर्तन में आप डालिएगा गैस को उसी आकार में आ जाएगा और आयतन भी सेम नहीं रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और द्रव में आकार बदल जाएगा और आयतन निश्चित रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटेड रासायनिक अभिक्रियाओं को? देखिए एग्जाम में अगर एटीपी दिख जाए, एटीपी एग्जाम में दिख जाएगा तो एटीपी एग्जाम में दिख जाएगा, अगर एटीपी दिख जाएगा आप सभी को और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहेगा ऑप्शन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही टिक मार कर चले जाना, याद रखिएगा। आप सभी को बता रहे हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और आपको पता चल गया कि उस क्वेश्चन में एटीपी का चर्चा किया गया है और एटीपी का जब चर्चा किया जाता है तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया जरूर रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही टिक लगाकर चले आना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, याद रखिएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/6 होता है, याद रखिएगा 1/6 होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एम के जी द्रव्यमान एक पिंड पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई से मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड का स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मास गुने जी, मतलब जी गुरुत्वाकर्षण हो गया और एच ऊंचाई होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? तो mgh होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होता है कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी मेज पर
आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि को मृदु होने का कारण क्या है? तो कंपन का आयाम छोटा होता है, याद रखिएगा। कंपन का आयाम छोटा होता है, तो इसी के कारण ध्वनि की मृदु होने का कारण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एचआईवी संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एचआईवी यौन क्रियाओं से संचालित हो सकता है, याद रखिएगा। यौन मतलब गर्भाशय में जहां शिशु शिशु यौन करता है, एचआईवी उन्हें से रिलेटेड है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशय किस प्रकार लाभदायक है? तो याद रखिएगा पोषक तत्वों की कुशलता पूर्वक उपयोग करता है और रोगों को प्रसार रोक सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 5 सेकंड तक समान रूप से चलता है और उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड और उस कार पर त्वरित होकर कार का अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग मतलब v बराबर u प्लस एटी होता है, याद रखिएगा। v बराबर u प्लस एटी होता है, याद रखिएगा। u का मान कितना दिया हुआ है? तो u का मान 0 है और a का मान कितना है? 2 है और t का मान कितना है? तो 5 है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने की पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अपेक्षित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विक्षेपित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है कि उनके स्वयं डीएनए, याद रखिएगा, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इस आधार पर उसके क्या कार्य है? तो वह अपने स्वयं को कुछ प्रोटीन बनाना या अपने स्वयं को कुछ प्रोटीन बनाता है, जब डीएनए और राइबोसोम प्रोटीन बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच दूरी पर 40 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होगा? जब फोकस पूछेगा तो याद रखिएगा वक्ता केंद्र की आधी होता है, 1/f होता है, 1/f होता है, तो 1/f तो 40, 1/2 मतलब आधी होता है, याद रखिएगा 1/2 आधा होता है। फोकस दूरी आधा होता है, वक्ता केंद्र के बीच की फोकस दूरी आधा होता है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप लोग आसानी से आंसर लगा सकते हैं, 40 का आधा 20 हो जाएगा। फोकस दूरी आधी हो जाती है वक्ता केंद्र का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये था 27 नवंबर 2025 27 नवंबर 2025 में 27 नवंबर 2025 को पूछा हुआ प्रश्न था, जो साइंस का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों को हम सभी लोग देख चुके हैं, तीनों को बारी बारी से देख चुके हैं। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। अगले क्लास में हम जो अगला दिन हुआ था एग्जाम उसको लेकर आएंगे, याद रखिएगा। तो साइंस को 20 दिन टोटल एग्जाम में 20 दिन बचा, याद रखिएगा। एग्जाम में टोटल 20 दिन बचा है, याद रखिएगा। तो 20 दिन में साइंस का टोटल क्वेश्चन हम आप सभी को करा देंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और लास्ट में बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।